हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग मोशन चैप्टर जो कि चैप्टर 9th का चैप्टर है बेटा, और इसका फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। और बेटा प्रीवियस हो सकता है कि आप लोगों ने टर्म 1 के एग्जामिनेशंस को अच्छे से दिया होगा। हम बेसिकली यहाँ पे NTSC प्लस बोर्ड के हिसाब से, यानी कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन दोनों के हिसाब से हम क्वेश्चंस को कराएंगे। चलिए, मोशन चैप्टर में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ मोशन है ना बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन का मतलब मूवमेंट, सिंपल टर्म्स में, बहुत ज़्यादा फिजिक्स के उन टर्मिनोलॉजीज़ में ना पढ़ के हम बड़ा सिंपल टर्म्स में फिजिक्स को समझें तो बड़ा मज़ा आता भी है और पढ़ने का आनंद भी आता है बेटा, चीज़ें भी समझ में आती हैं। तो सिंपल टर्म्स में मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी ने मूव कर लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी जिसको हम कह रहे हैं, तो जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो गया है, पोजीशन चेंज हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी ने मोशन किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, एंड अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम के अंदर, है ना। अब कोई भी चीज़ मोशन कर रही है तो बेटा एक सर्टेन टाइम के अंदर मोशन कर रही है। अब आप देखें, वही वाली बात हो गई कछुए और खरगोश वाली। कछुआ धीरे तरीके से मोशन कर रहा है तो यानी कि कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, तो धीमा मोशन हो गया, है ना। और अगर खरगोश की बात करें तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम, यानी कि वही चीज़ होगी कि मोशन तेज हो गया। ठीक, तो मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल। लेट अस से एक हम इसको एक डायग्रामेटिकली कैसे बता सकते हैं। सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन हो गई, है ना, और रेफरेंस लाइन के ऊपर हमने ये कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर रखे हैं, है ना। लेट अस से ये हमने कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लिए। ये हमने 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ऐसे करके हमने कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लिए। ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, है ना। मीटर में ये डिस्टेंसेस हो गए। ठीक, तो अगर सपोज कर लो बॉडी लेटस से ए पोजीशन पर है, यहाँ पर है, और ए पोजीशन से बॉडी कहाँ चली गई, लेटस से बी पोजीशन पर चली गई। तो ए से बी तक जब बॉडी गई तो उसका मोशन हुआ। ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ये बेटा इनिशियल पोजीशन हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी मोशन कर गई, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ द मोशन क्या हो गया, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट अबाउट द मोशन हो गया। पहली बात जो हो गई वो बेटा मोशन इज रिलेटिव हो गई। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा, मोशन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एनी टू पर्सन्स। अब एक आदमी है जो जमीन पे खड़ा है और वो ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति को देख रहा है। तो ट्रेन चल रही है तो वो क्या देखेगा कि दोनों मोशन में है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। तो ज़मीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या देखेगा कि वो दोनों मोशन में है। इसी तरीके से ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि मोशन में है? मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है बेटा? जो जमीन पे खड़ा है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो नहीं है ना वो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे मोशन क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन बॉडी and can be in motion with respect to another body। ठीक, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होता है बेटा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। एंड कैन बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक, विच
concludes that motion is कैसा बेटा, ऑलवेज रिलेटिव, है ना बेटा, रिलेटिव है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम आगे फिजिक्स में बात करेंगे तो बेटा हम ये देखेंगे ज़्यादातर मोशन तो होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। हायर क्लासेस में वो ज़्यादा होता है रिलेटिव मोशन का फिनोमेना। आपकी लेवल पे बेटा, लोअर लेवल पे क्या होता है, ज़्यादातर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होती है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन कैसे हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि फीचर्स ऑफ द मोशन में नेक्स्ट हो गया। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन, मुहूर्त ही खराब हो जाता है भाई, कभी कभी बोर्ड भी परेशान करता है। व्हेन ए बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, then motion is said to be uniform। बट एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं, है ना। जैसे कि सपोज कर लो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए बॉडी, मान लो, है ना, covers 60 मीटर in 60 सेकेंड। ठीक, 60 मीटर 60 सेकेंड में बॉडी कवर कर रही है और उसका मोशन यूनिफॉर्म है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी 30 मीटर कवर करेगी किसमें, 30 सेकेंड में। हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो अगर हम टाइम को आधा कर रहे हैं तो डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, आधा करना पड़ेगा, तभी तो वो होगा ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। अब अगर मान लीजिए 15 मीटर कवर कर रहा है तो कितना टाइम होगा बेटा, 15 सेकेंड होगा, है कि नहीं। और अगर मैंने ऐसे कहा 10 मीटर है तो हम ये कह सकते हैं कितने टाइम में कवर करेगा, 10 सेकेंड में। और अगर हमने कहा कि 1 मीटर है तो हम कितने टाइम में कवर करेंगे, 1 सेकेंड में। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में है तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये सिचुएशन होगी, और अगर ये सिचुएशन हुई तो उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है बेटा। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, भी सीधी सी बात है, जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, है ना। अब भी कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, यही बात है एक्चुअल में। इसी को ही हम प्रॉपर तरीके से कहेंगे कि व्हेन ए बॉडी, डेफिनेशन वाइज भी यही कहेंगे, व्हेन ए बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे शब्द मैंने इक्वल की जगह अनइक्वल कर दिया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना। टाइम हो सकता है इक्वल हो या ना, वो भी अनइक्वल हो, इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन मोशन इज said टू बी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन को कैसा कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई बॉडी एक्सेलरेशन ले रही है, मान लो लेट अस से रेस्ट से शुरुआत करके 10 मीटर तक वो गई, और इस समय वो रेस्ट पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो लेट अस से u की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बेटा अब धीरे धीरे जब यहाँ से चलेगी तो 1 मीटर पे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, ठीक। तो उस कंडीशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो बेटा आप ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा कम टाइम में लेटर ऑन, है ना, जब बढ़ेगी तो। अब देखो 10 मीटर पे उसकी वेलोसिटी ये हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर वो यहाँ पे गए लेट अस से 20 मीटर पे, और उसकी वेलोसिटी लेट अस से कितनी हो गई, अब बढ़ते बढ़ते मान लो लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक।
तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो इन दिस मोशन ये कह सकते हैं, इन दिस मोशन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, एक्सलरेटेड मोशन हो गया, है ना। तो जो भी एक्सलरेटेड मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। रिटार्डेड मोशन हो गया, जब बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो उसको रिटार्डेड मोशन कहेंगे। तो ये भी हमारे पास किस कैटेगरी में आ गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बेटा ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप मोशन के चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो नाउ इट इज़ द टाइम टू डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल quantity which can be expressed in form of magnitude only, है ना। जिसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, जिसको मेजरमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ उसको ही हम क्या कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हमने कहा किसी बॉडी का मास लेटस से हो गया 1 किलोग्राम, है ना। तो इसका मतलब उस मास की कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ऐसे ही टाइम हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। और क्या हो सकता है आप सोचिए, और क्या क्या स्केलर क्वांटिटी हो सकती है जिसके केस में हम चीज़ों को डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि आपका डिस्टेंस हो गया, है ना। डिस्टेंस मेजर यानी कि लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, ये भी क्या हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गया। वर्क डन हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। और यानी कि पावर भी, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो एनर्जी बेटा ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वो सारी चीज़ें जो आ गई वो सारा का सारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be defined with the magnitude as well as डायरेक्शन बोथ, है ना। जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो गया, जो सबसे कॉमन चीज़ है बेटा वो फोर्स। हम कहते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन लग रही है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है ना। तो डायरेक्शन ज़रूरी है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, साइड में लग रही है, इधर लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। तो डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे मेजरमेंट और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े उसको कहते हैं वेक्टर, ठीक है। बड़ा क्लैरिटी से समझिए कि वेक्टर और स्केलर क्या होती है बेटा, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें हमको समझनी बहुत ज़रूरी हो जाएंगी कि बेटा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है ना।
तो ये चीज़ें भी हमको समझनी बहुत ज़रूरी होती, कई बार इंटरप्रिटेशन इसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, और क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड, तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी वो यही हो गया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और क्या हो गया बेटा, टॉर्क हो गया, है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास डिफाइंड हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना ज़रूरी है, तभी इनको प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई, लेकिन उसका अभी कोई लेना देना नहीं है आपके चैप्टर से, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो गई। अब जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते चलेंगे, हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करते चलेंगे। अभी तो सिंपल टर्म्स में चीज़ों को समझें कि ये डेफिनेशन वाइज क्या क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो समझेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जानना ज़रूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में किस तरह का फ़र्क होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब देखो, हम पहले तो डिफाइन करना चाहेंगे कि दोनों की डेफिनेशन लिख दें, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ये समझेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, या हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक। देखो बेटा, अब बड़े अच्छे से समझो। सपोज कर लो कि हमारे पास लेटस से कोई बॉडी है, ये मान लो बॉडी हो गई ए पॉइंट पर और ये हो गई बी पॉइंट, है ना बेटा। इसको हमने इनिशियल कहा, इसको फाइनल कहा। ए से बी तक बॉडी इस सेमी सर्कुलर पाथ से गई, ठीक, जिसका रेडियस कितना है बेटा, ये रेडियस आर गिवन है, क्लियर। अब बड़े ध्यान से सुनिए, पाथ जो है वो कौन सा हो गया बेटा, सेमी सर्कुलर। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, है ना। लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड ये हो गया, जो कि आपको पता है सरकमफ्रेंस, जो कि क्या होगा, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। इस पाथ से गए ए से लेकर बी तक, तो जो लेंथ कवर करी है वो पाई आर हो गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बस ये दोनों देखना है, इनिशियल कहाँ है, फाइनल कहाँ है, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। ये देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई ना, शॉर्टेस्ट लेंथ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो गई, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 2r के बराबर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, जबकि डिस्टेंस पाई आर होगा। ये देखिए फर्क आ गया कि नहीं आ गया दोनों में, है ना। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर नहीं होंगे, शब्दों पे ध्यान दीजिए, हमेशा शब्द मैंने इस्तेमाल किया, हमेशा बराबर नहीं होंगे, मतलब बराबर हो भी सकते हैं,
नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस यही हम लिखेंगे। इसको हम छोटा कर देते हैं और ये पार्ट जो हमने अभी बनाया है इसको हम छोटा कर देंगे और ये यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी सब अल्टा फल्टा सब चीज़ें मिटा देते हैं। ठीक, ये तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, ये बॉडी था। ठीक, तो अब हम पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे बेटा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा ये सिंबल है ग्रेटर देन का और ये इक्वल टू का। किसके कंपैरिजन में? डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। पहली चीज तो ये हो गई है ना कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। दूसरी चीज क्या हो गई कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो हो गया इज क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखिए, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। ठीक, तीसरी बात क्या हो गई कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है, मोशन ही नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल जीरो हो गया। लेकिन अगर मोशन कर दिया, हल्का सा भी मोशन कर दिया, तो बेटा वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये तीन फर्क हो गए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में यही बात अब हम डिस्प्लेसमेंट में लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2r हो गया ना, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हो गई। उल्टा हो जाएगा ना बेटा, डिस्टेंस से कम होगी या बराबर हो सकती है। दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट, बेटा जब भी DISP लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म में है ना। आप कंफ्यूज मत करिएगा, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म DISP लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक, तीसरी बात क्या हो गई? जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, बोलो बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यही फर्क बताया मैंने कि डिस्टेंस तो सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है। क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ना बेटा। अगर मान लो 0 पॉइंट ये रहा, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, है ना। कैसे डिफाइन करोगे कि आप किधर गए हो? तो बेटा एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के इस साइड पे आप पॉजिटिव मान लीजिए, तो इस साइड पे आप नेगेटिव मानेंगे, है ना। ये वेक्टर रूल आपको सुविधा देता है कि आप एक डायरेक्शन को अपने हिसाब से पॉजिटिव मान लें। लेकिन हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं कि ग्राफ में एक्स एक्सिस इधर होता है, माइनस एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस ऊपर होता है, माइनस वाई एक्सिस नीचे होता है। वो वाला साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं समझता हूँ फर्क समझ में आ गया होगा आप सबको। और नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे। अब आते हैं बारी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। अरे भगवान, ये देखो जी। ठीक, चलो अब एक एक करके डिफाइन करते हैं स्पीड। तो स्पीड इज द क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि सीधी सी बात है, स्पीड बराबर किसके होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, अपॉन टाइम।
इंटरवल होगा बेटा, टाइम टेकन हमेशा इंटरवल होता है, टाइम का हमेशा कभी भी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होती, वो ड्यूरेशन होता है ना, कि इस समय से इस समय तक, इंटरवल ड्यूरेशन, कितने सेकंड का ड्यूरेशन हो गया। ठीक, अब देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पहली चीज क्या हो गई कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दूसरी बात क्या हो गई कि स्पीड की वैल्यू, जैसा पीछे था ना डिस्टेंस बड़ा था या बराबर था डिस्प्लेसमेंट के, वैसे स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, स्पीड वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिए। और तीसरी चीज़ क्या थी भाई, हाँ, स्पीड कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी, है ना बेटा, जैसे पीछे बिल्कुल सेम डिफरेंस, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में बेटा बिल्कुल एक जैसा है। कोई एक चीज़ समझ लीजिए, फटाफट से सारी चीज़ें याद हो जाती, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत इजी चीज़ें, और आप लोग तो हैं ही इतने इंटेलिजेंट कि सब लोग कर लेंगे। तो कैन नॉट बी क्या बेटा, नेगेटिव, है ना, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बल्कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एट टाइम्स। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो फॉर्मूले के रूप में वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। लाल डब्बे में डाल दें, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। ये देखिए लाल डब्बे में डाल दिया, इसको भी लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक, अब जैसा डिफरेंस था ना बेटा, पहली चीज़ तो स्पीड स्केलर थी, तो यहाँ पे बताओ वेलोसिटी क्या होगी, शाबाश बताओ बेटा, वेलोसिटी इज ए कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, यानी कि इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी बात की वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड, है ना बेटा, स्पीड से कम होगी या बराबर हो सकती है। बराबर कब हो सकती है, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, है ना, और स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, एक ही डायरेक्शन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तीसरी बात, तो वेलोसिटी कैन बी, बताओ, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तीनों बातें हो सकती हैं वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक, तो ये तो बात हो गई अब हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। चलिए, आज तो मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ करी है जिसमें मोशन को डिस्क्राइब किया, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया बेटा, स्पीड वेलोसिटी डिफाइन किया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमेशा ध्यान रखिए प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके ज़रूर करा करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।